सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर से हर पेपर में 2-3 सवाल ज़रूर आते हैं, तो पुराने पेपर्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू इस वीडियो में लिए हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए 2 वीडियो रहेंगे, एक आज का और एक कल आएगा। तो इन 2 वीडियो से आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे एकदम से। अगर आप ये 2 वीडियो एकदम कंप्लीट से देख लेते हैं तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से मेरे हिसाब से 99% आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? तो भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? तो राइट आंसर है एम.एस. रंधावा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम.एस. रंधावा द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र हैं? तो भारत को कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 20 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद कर लें कि ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है ये अगेन। तो देश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना है वो हुई थी 1960 में, 1960 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1908 में हुई थी। 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन हुआ था, पंतनगर में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आगे इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर। पहले इसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। ये 1960 में बना था और 1960 में ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। और इसी का उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर यही नाम हो जाता है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो देखिए, मिश्रित खेती की जो प्रमुख विशेषता है वो है ऑप्शन सी, पशुपालन और फसल उत्पादन, ये दोनों काम एक साथ होना। देखिए, आपको यहाँ बड़ा अजीब लगेगा कि मिश्रित खेती में ये होता होगा कि एक खेत में 2 या 3 फसल एक साथ बोई जाती होंगी, लेकिन उसको नहीं, उसको इंटरक्रॉप बोलते हैं, जो फसलें एक साथ बोई जाती हैं। लेकिन मिश्रित कृषि में कॉन्सेप्ट यही है कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करना। जो फसल उत्पादन है इसमें एक खेत में 2 या 3 फसल बो के साथ में पशुपालन भी करना। तो यही मिश्रित खेती का कॉन्सेप्ट है। ये सवाल आईएएस 2012 में पूछा गया था, तो कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? देखिए, पहले तो उत्पादकता का मतलब क्या होता है? तो उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर जमीन पर कितनी फसल या कोई भी पैदावार है कितनी हो रही है। तो प्रति उत्पादकता के अनुसार देखते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन को हम उत्पादकता के रूप में देखते हैं, यानी प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है। तो इसके कम होने के हमारे देश में कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि क्षेत्र में लगे रहना, और जो जोते हैं उनका आकार छोटा होना, और उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी। तो ये तीनों ही कारण हैं। भारत में जो कृषि है उसको व्यवसाय के तौर पर देखा ही नहीं जाता, उसको जीवन निर्वाह के तौर पर देखा जाता है। जैसे कोई काम नहीं बचा तब कृषि है, बाकी कृषि को एक व्यवसाय के तौर पर नहीं देखा जाता। बाकी जो देश हैं विकसित, वहाँ पे कृषि को एक व्यवसाय के तौर पर देखा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, तो वो हैं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार हैं। तो उत्तर प्रदेश इसमें पहले नंबर पे है। सर्वाधिक रासायनिक उर्वरकों की खपत उत्तर प्रदेश में होती है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर आपका पंजाब है, और 5वें नंबर पर आपका हरियाणा है। तो ये 5 राज्य हैं आपके। 2013-14 के आंकड़े में आपको बता रही हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एग मार्क क्या है? तो एग मार्क का संबंध किस चीज़ से है, ये आपको पता होना चाहिए, ये सवाल पूछा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है आपका गुणवत्ता गारंटी की मोहर से।
तो ये जो एक्ट है ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट है, ये आपका एगमार्क वाला एक्ट है, ये 1937 में आया था। 1937 ये डेट भी पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखनी चाहिए। एगमार्क कानून है, ये आपका हमारे देश में आया था 1937 में, जो कृषि उत्पादन में गुणवत्ता गारंटी से संबंधित है। और 1938 के बाद ये योजना लागू हो गई थी। तो ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन के बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। तो भारत में जो हरित क्रांति है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, वो आपको बताना है। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो दुनिया में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह किस देश से संबंधित हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं नॉर्मन बोरलॉग, और ये 1914 में जन्म हुआ था जिनका अमेरिका के आयोवा प्रांत में, लेकिन इनका कर्म भूमि है वो मैक्सिको था। ये कर्म भूमि इनका मैक्सिको था और वैसे ये अमेरिका के थे। इन्होंने हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो मैक्सिको से ही की थी और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। और भारत की तरफ से भी इनको 2006 में भारत का पद्म विभूषण पद से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पूछा जाता है। किसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला कृषि क्षेत्र में, तो नॉर्मन बोरलॉग को मिला था। और इनकी कर्म भूमि कहाँ थी, तो मैक्सिको में थी, और वैसे ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति का संबंध है। तो देखिए भारत में जो हरित क्रांति है वो मुख्यतः गेहूं के उत्पादन से ही संबंधित होकर रह गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फायदा अगर भारत में किसी फसल को हरित क्रांति से हुआ तो वो गेहूं के उत्पादन से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध है। देखिए इन क्रांतियों से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो ऐसे सीधे सवाल भी पूछे जाते हैं जैसे मैंने इसमें बनाया हुआ है, और दूसरे तरीके के सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि एक तरफ क्रांति दी है 4 और एक तरफ जो जिससे संबंधित है उसके नाम दिए होते हैं। तो ऐसे क्रॉस मिलान के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप से भी सवाल बनते हैं। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज के उत्पादन से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्याज का उत्पादन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोल क्रांति का संबंध है। तो गोल क्रांति आपकी संबंधित है आलू के उत्पादन से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बस याद करना है। लेकिन बस यहाँ आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि गोल क्रांति अंडे से हो सकती है, लेकिन अंडे से नहीं है। अंडे से है रजत क्रांति, और गोल क्रांति है या आपकी आलू उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो लाल क्रांति का संबंध है। तो लाल क्रांति आपकी संबंधित है मांस या टमाटर के उत्पादन से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, लाल क्रांति का संबंध है मांस या टमाटर उत्पादन से। अगला प्रश्न देखते हैं। पीली क्रांति संबंधित है। देखिए पीली क्रांति आपकी संबंधित है तिलहन के उत्पादन से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये यहाँ से सवाल जरूर बनता है, आपको ये सवाल आपको एकदम पता होने चाहिए। ये क्रांतियाँ हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये पूछी जाती हैं, ऐसे सवाल गलत होने नहीं चाहिए। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो सुनहरी क्रांति संबंधित है उद्यान कृषि से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उद्यान कृषि जिसमें फल एवं सब्जियों का उत्पादन होता है, वो सुनहरी क्रांति का संबंध है उससे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। अगला प्रश्न देखते हैं। नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति आपकी संबंधित है मत्स्य पालन से। तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। नीला जल होता है और मछलियां जल में होती हैं, इस तरह आप नहीं बोलेंगे। नीली क्रांति मछली उत्पादन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो इनमें जो खरीफ की फसल नहीं है वो कौन सी है आपको बताना है। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए खरीफ की फसल होती क्या है। तो खरीफ की फसल होती है, इनकी बुआई होती है जून जुलाई में और इनकी कटाई हो जाती है सितंबर अक्टूबर में। तो ये फसल कहलाती हैं खरीफ की फसल। तो जो खरीफ की फसल इनमें से नहीं है वो है मसूर। मसूर का उत्पादन है ये ठंडी के मौसम में होता है, यानी इसकी बुआई होती है अक्टूबर में और जो कटाई होती है फरवरी मार्च में। तो जो जिनकी बुआई अक्टूबर में होती है
अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में वो रबी की फसल कहलाती हैं, और जिनकी बुआई जून जुलाई में होती है वो खरीफ की फसल कहलाती हैं। तो मसूर है ये आपकी रबी की फसल है, ना कि खरीफ की फसल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु गंगा, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। तो जो पूसा सिंधु गंगा है ये किस चीज़ की प्रजाति है? तो पूसा सिंधु गंगा आपकी प्रजाति है गेहूं की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ट्रीटी केल निम्न में से किन दो के बीच का संकर फसल है? तो जो ट्रीटी केल है ये किन दो फसलों को मिला के नई तरीके की एक प्रजाति बनाई गई है? तो ये राइट आंसर है आपका गेहूं और राई का। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ट्रीटी केल है गेहूं और राई के मध्य का संकर प्रतिफल है, लेकिन इसका पशुओं के चारे के लिए ही उपयोग किया जाता है, इनका खाद्यान्न के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये खाने में इसका टेस्ट है वो कड़वा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। करनाल बंट एक बीमारी है। तो करनाल बंट किस चीज़ की बीमारी है? तो करनाल बंट अगेन आपकी गेहूं की बीमारी है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, रिपीट होता है हर पेपर में। तो करनाल बंट है ये आपकी गेहूं की बीमारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो इनमें से जो खरीफ की फसल है वो है आपकी सोयाबीन, ऑप्शन डी। बाकी मसूर मैंने आपको बताया ही था अभी, ये भी रबी की फसल है। अलसी भी रबी की फसल है। सरसों तो रबी की फसल है। ये तीनों रबी की फसल हैं, और जो सोयाबीन है ये आपकी खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। तो गेहूं का जो उत्पादन है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात हो रही है उत्पादन की, ठीक है, टोटल उत्पादन की, ना कि उत्पादकता की। एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी होती है प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है, और प्रोडक्शन होता है टोटल कितना उत्पादन हो रहा है। तो टोटल उत्पादन में है वो यूपी है, और प्रोडक्टिविटी में है आपका पंजाब। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वर्ड के मतलब आपको एक एक पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें से जो खरीफ की फसल नहीं है वो कौन सी है? तो वो है आपकी चना। चना आपका हमेशा रबी की फसल है, ये ठंडी के मौसम में ही होता है। बाकी ये तीनों आपकी खरीफ की फसल है, ये खरीफ है, और चना आपका रबी है, ये रबी की फसल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। तो धान की खेती के लिए जो आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं तो वो हैं 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होनी चाहिए, और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। एक वीडियो और आएगा एग्रीकल्चर के लिए, तो आपका एग्रीकल्चर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। पर इन वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लें, आपका सवाल बिल्कुल गलत नहीं होगा यहाँ से, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।